फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें 26,146 पोस्ट पर भर्ती आई है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं और किन किन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक मैं पूरी इसमें जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जैसे कि फॉर्म भरने से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के और अंत तक एग्जामिनेशन तक के क्या प्रोसेस हैं, इन सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, यानी फॉर्म भरने के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कहां तक पास जो बच्चे हैं वो इस फुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगला, एप्लीकेशन फी हर कैटेगरी के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, मेल के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, इन तरीकों पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे, एज के बारे में बात करेंगे कि मिनिमम कितने एज वाले भर सकते हैं और मैक्सिमम कितने एज वाले भर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि एज रिलैक्सेशन जो ओबीसी और एससी एसटी को दिया जाता है वो कितने एज रिलैक्सेशन उनको दिए जाएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि फोटोग्राफ आपका कब का अपलोड करना है और कैसे फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे, वो पुराना होना चाहिए या बिल्कुल नया होना चाहिए, किसी डेट पे फिक्स होना चाहिए, इस बात की चर्चा करेंगे। उसके लंबाई और चौड़ाई यानी कि कितने में उसको फिलअप करना है, कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसीज के डिटेल्स की चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में बीएसएफ, आईटीबीपी या बहुत तरीके की वैकेंसी होती है, उन सबको पोस्ट प्रेफरेंस के द्वारा भरा जाता है। तो उसमें पार्टिकुलर वाइज कितने पोस्ट है, हम इस बात की भी चर्चा करेंगे। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब एग्जाम कितने प्रोसेस में जाएगा, कितने स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। हाइट आपकी क्या रह सकती है, उस बारे में जानेंगे। उसके बाद पीएसटी, पीईटी में आपको क्या करना होगा, यानी फिजिकल टेस्ट देते वक्त आपको क्या करना होगा, इस बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू होता है एनसीसी सर्टिफिकेट का, और आपके पास ABC अगर सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, और इसका क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तभी आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा और एसएससी जीडी से संबंधित हर जानकारी आपको उपलब्ध हो मैं आज करा के जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भर्ती आई है 2023-24 की, उसमें बहुत बड़ी वैकेंसी है, 26,146 वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद हम अगर चर्चा करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, आप कब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। एप्लीकेशन जो बिगिन होगा आपका, यानी प्रारंभ की तिथि जो है वो 24/11/2023 से स्टार्ट हो जाना है और ये 24 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में कि लास्ट डेट इसका कब तक रहेगा, तो 31 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट होगा और आप 31 दिसंबर तक ही आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरे डेट की बात जब हम करते हैं तो फी पेमेंट का अलग से डेट दिया गया है, एक दिन उसके लिए बढ़ाया गया है। तो इसका अर्थ जो है यानी 1 जनवरी 2024 तक आप क्या कर सकते हैं, इसके फी को पेमेंट करने का लास्ट डेट होगा। यानी आपने फॉर्म को भर लिया है 31 तक, तो अगर 31 तक आपने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म दोनों भर लिया है तो आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। 1/1/2024 को आपको फॉर्म पूरी तरह से फिलअप करके उसका फी जमा कर देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात आप जानते हैं कि एसएससी क्या करती है कि एक करेक्शन का मौका देती है। अगर आपसे कोई गलती या त्रुटि हो गई है तो आप उसको क्या करेंगे, सुधार भी सकते हैं। और जो सुधारने का डेट जारी किया गया है, जैसे ही फॉर्म फिलअप की तिथि खत्म होगी उसके बाद 4/1/2024 यानी 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक रात के 11 बजे तक आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स में, तो एग्जाम डेट कब होगा इसका,
तो एग्जाम को भी दर्शा दिया गया है नोटिफिकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल एसएससी जो है अभी बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत फास्ट काम कर रही है, बहुत तेजी में रिजल्ट जारी कर रहे हैं, और जिस तिथि को एग्जाम निर्धारित किया जाता है उसी तिथि को एग्जाम आपका हो जाता है। तो आप ऐसा भूल के मत सोचे कि एग्जाम की तिथि बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, तो पहले जैसा एसएससी का ये माहौल नहीं रहा अब। तो यानी कि अगर उसने टेंटेटिव डेट दिया है कि हम फरवरी मार्च 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो बिल्कुल इसका एग्जाम फरवरी और मार्च में 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आपको इसी के आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से लोग जो हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है, इन कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, जो 10th पास हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास हैं जो इन फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एप्लीकेशन फी क्या होता है। तो एसएससी बहुत कम ही चार्ज करती है एप्लीकेशन फी में। तो एप्लीकेशन की फी की अगर बात किया जाए तो जो लोग जनरल से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपए का चार्ज देना होगा, और जबकि एससी एसटी से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो उनको कोई पैसे नहीं देने होंगे, यानी कि उनको फॉर्म फिलअप कर देना है, फी उनका एग्जेम्प्टेड यानी फ्री रहता है। आगे बात करते हैं, अब किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनके लिए फी जो होता है वो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होता है, उनका भी फी जो होता है एग्जेम्प्टेड होता है यानी फ्री होता है। तो विदाउट फी के आप भर सकते हैं। चलिए हम इतना बात करते हुए आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो आगे हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एज जो है हमारा क्या होना चाहिए। तो बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मिनिमम 10th लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। तो 10th लेवल की वैकेंसी में जो मिनिमम एज है, कम से कम जो आपका एज होना चाहिए वो 18 इयर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन से डेट निर्धारित की गई है उस दिन से अगर आपका एज 18 वर्ष न्यूनतम है तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें बहुत कम दिया गया है, यानी कि 23 इयर्स के लिए। डिफेंस लाइन का आप जानते हैं कि एज कम ही होता है, तो हम लोग मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल वाले 23 से ज्यादा एज में नहीं भर सकते हैं इसको। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ कैटेगरी के अनुसार कुछ लोगों को छूट दी जाती है, जैसे उसको हम लोग एज रिलैक्सेशन बोलते हैं। एज रिलैक्सेशन में किनको फायदा होता है? तो ऐसे तो और भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह को भी फायदा होता है और एक सर्विसमैन को भी फायदा होता है, लेकिन हम मेजरली इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि जैसे ओबीसी को कितना एज रिलैक्सेशन होता है, तो 3 इयर्स। इसका अर्थ ये हुआ, आप समझेंगे कि अगर आपका एज अभी 23 इयर्स का है तो अगर आप जनरल से हैं तो 23 से जैसे ही आपका 24 हो जाएगा तो आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। 1 महीने भी ज्यादा हो जाएगा 23 से तो आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे जो ओबीसी में आएंगे तो अगर वो 23 साल के हैं, ठीक है ना, अगर वो 23 साल के हैं तो उसमें क्या होगा, आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर वो 23 साल के हैं तो उन पे 3 साल और बढ़ा करके 23 और 3 पूरा बना दिया जाएगा, कितना, 26 साल आप तक वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ओबीसी वाले। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में तो ओबीसी क्लियर हो गया, आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। जबकि हम एससी एसटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एससी एसटी में क्या होगा कि एससी एसटी में 5 साल मिलेगा, यानी कि 23 साल आपका लास्ट एज है, तो अगर उसमें आप 5 साल जोड़ दे तो 28 साल तक इस फॉर्म को आप एससी से भर सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन का अर्थ हुआ। आप समझ गए होंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या है। 3 साल ओबीसी को और 5 साल जो होता है वो एससी एसटी को एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी एससी एसटी वाले 23 अगर लास्ट डेट है तो 23 और 3 26 तक भर सकते हैं, और ये 23 और 5 28 तक एससी एसटी वाले एज रिलैक्सेशन में भर सकते हैं। अब बहुत बड़ा डिबेट ये आता है कि फोटोग्राफ हम कैसा दे, ये बहुत एसएससी में डिबेट रहता है। तो साफ साफ नोटिफिकेशन में इस बात को लिख दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है। तो पहला तो आपको जेपीईजी फॉर्मेट में देना है, और जो आपका
साइज होगा, वो जो साइज निर्धारित किया गया वो 20 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। उसके बाद दूसरी बात की गई है डायमेंशन कितना होना चाहिए, तो उसका विड्थ तो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। ये आपको कंप्यूटर में ही हो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, 3 महीने से एसएससी ने साफ लिख दिया है कि 3 महीने से पुराना फोटो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। एकदम ध्यान रखना है, 3 महीने से पुराना फोटो आप नहीं देंगे। उसके बाद आप जब फोटो खिंचाएंगे तो उसमें बिना चश्मा बिना टोपी के फोटो खिंचाना है, यानी कि कोई उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अब टोटल वैकेंसीज कितने हैं और अलग अलग टाइप से अलग अलग पोस्ट के कितने वैकेंसीज हैं। हमने जाना है कि 26,100 टोटल 46 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी में किस टाइप से वैकेंसी दी गई है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। तो जैसे आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि CISF के लिए जो वैकेंसी की संख्या है वो 11,025 है। उसके बाद BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो 6,174 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं CRPF की, तो CRPF में 3,337 पोस्ट दिए गए हैं। ITBP में 3,189 पोस्ट दिए गए हैं। जबकि असम राइफल्स की बात करते हैं तो 1,490 पोस्ट इसके अंतर्गत दिए गए हैं। SSB के अंतर्गत 635 पोस्ट दिए गए हैं और SSF के अंतर्गत 296 पोस्ट हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से देखकर ही फिलअप करेंगे और उसके साथ इन सबको जब ऐड कर देते हैं तो पूरी वैकेंसी जो हमारी हो जाती है वो 26,146 वैकेंसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट की। तो एनसीसी सर्टिफिकेट क्या रोल निभाता है उसको ध्यान रखना है कि अगर जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट 3 टाइप के हैं। एक तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी ए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका क्या फायदा मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, जैसे मान लिया जाए कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने एनसीसी किया हुआ है उनके पास सर्टिफिकेट है और एक ने एनसीसी नहीं किया हुआ है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा इस बात को भी आप समझ लेंगे। तो जैसे होगा क्या कि एनसीसी मान लेते हैं किसी के पास सी सर्टिफिकेट है और किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, फॉर्म वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको 5% जो बोनस मार्क्स मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो आप फॉर्म बिना एनसीसी सर्टिफिकेट के भी भर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों की बात करें तो उनको बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे, तो 5% का, मैक्सिमम मार्क्स का 5% का बोनस आपको मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट दिया है तो उसमें 3% आपको बोनस मिलने वाला है, और अगर आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट पाया है तो उसमें आपका जो परसेंटेज ऑफ बोनस है वो 2% पाया जाएगा। चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो एक बात और मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है वह भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो हमेशा उसमें जो फॉर्म भरने के समय उसमें जरूर मेंशन करेंगे। अगर मान लिया जाए कि आप फॉर्म भरने के समय मेंशन नहीं करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट को, तो बाद में उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। अगर आप बाद में उसको प्रेजेंट भी करते हैं आयोग को तो वह मान्य नहीं होगा, आपको इसमें से कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो किस तरह से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा इस बात की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 160 नंबर का आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा। जब आप इसको पास कर जाएंगे तो आपका 2 एग्जामिनेशन मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिजिकल एग्जामिनेशन में एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये क्या होता है इसके बारे में
चलिए आगे जानना शुरू करते हैं। तो एक एक करके तीनों के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, डिटेल में समझते हैं। अब हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा आपको और सिलेबस में कैसे आपको तैयारी करनी है, इस बात को अब आप ध्यान से देखेंगे। तो क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या नहीं पढ़नी है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जब देख रहे होंगे जो पार्ट यहाँ हमने लिखा है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितने के होंगे, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम कुछ बातों का यहाँ ध्यान रख लेते हैं कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 80 में प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होंगे, तो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा बात यहाँ क्या है, तो 80 को 2 से गुना करेंगे तो टोटल आपका 160 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। उसमें अगर हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 यानी 1/4 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग को दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका उसमें से 1 नंबर चला जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। बात करें कि क्वेश्चन का पेपर कैसा रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या क्या प्रश्न और कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस बात का हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्ट, यहाँ पे पहले पार्ट में हम बात करें कि आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 20 होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स आपका कितना बनेगा, 40 बन जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा जो सेक्शन है जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2 नंबर का, इसीलिए टोटल 20 दूना 40 नंबर के पूरा मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, मैथ के भी 20 प्रश्न होंगे और 20 नंबर, यानी कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो 40 मार्क्स के आपके मैथ भी पूछे जाएंगे। और लास्ट जो होगा वो चौथा, वो इंग्लिश पूछा जाएगा। तो खास बात है यहाँ पे जीडी, बाकी सब एग्जामिनेशन में आपको वहां हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे आप एलडीसी का एग्जाम देंगे, यानी कि सीएचएसएल का एग्जाम देंगे, या एमटीएस का एग्जाम देंगे, या आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे, ठीक है ना, यानी कि सीपीयू का एग्जाम देंगे, या आप सीजीएल का एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर इन सबों में आपको हिंदी ऑप्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक फायदा रहता है क्या, कि आप हिंदी में या इंग्लिश में से किसी एक विषय को आप ऑप्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश को नहीं ऑप्ट करें, इंग्लिश को छोड़ दे, तो आप हिंदी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो या तो हिंदी, ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मिला के रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। या तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के सिलेक्ट करेंगे, आप जैसे ही पेपर में सिलेक्ट करेंगे आपको भरना होगा, और या तो आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के पाए जाएंगे। तो टोटल या तो इंग्लिश आप सिलेक्ट करें, ये आपका ऑप्शनल है, तो 20 नंबर, ये भी 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके टोटल। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि टोटल 80 है, जबकि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है, 160 है। तो आपको 160 पूरा मार्क्स लाना, 160 में से जो होंगे वो मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। आपका कट ऑफ जो निर्धारित होगा वही 160 मार्क्स पे होगा। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, अपने सिलेबस को आप बहुत ध्यान से रखेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके फिजिकल प्रोसेस की, उसमें क्या क्या होगा। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या आपको करना है, दोनों एक ही साथ आपके, आप अगर सीबीटी एग्जाम को पास करते हैं तो आपको इनके थ्रू गुजरना होगा और तब आपका जाके मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात को आप समझते हैं यहाँ पे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि हम लोग इसको पीईटी बोलते हैं। तो पीईटी में क्या होता है, जो आपका रनिंग वगैरह कराया जाता है उसको हम लोग पीईटी बोलते हैं। देखिए जैसे क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें दौड़ कराया जाएगा आपसे, यानी रेस होगा, और उस रेस में क्या होगा,
5 किलोमीटर का रेस होगा, ठीक है। और 5 किलोमीटर का जो रेस होगा वो मेल के लिए होगा, जबकि फीमेल के लिए जो रेस होना चाहिए वो बोला गया है कि 1.6 किलोमीटर किलोमीटर का होगा, 1.6 किलोमीटर का होगा 8.1/2 मिनट में। यानी कि आप समझेंगे मेल को 5 किलोमीटर चलना या दौड़ना होगा 24 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फीमेल को क्या करना है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में पूरा कर जाना है। लेकिन एक खास बात आपको साइड में लिखा हुआ होगा फॉर ऑल कैंडिडेट, तो आप इसमें थोड़ा अंतर समझेंगे। एक बार हम फिर यहां से भी क्लियर कर लेते हैं कि ये जो है, जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, जो भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उनको मेल के लिए मात्र 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना होगा और वो 7 मिनट में ही उनको पूरा करना होगा। आप अगर फीमेल की बात करें लद्दाख रीजन की, तो 800 जो होंगे मीटर्स वो दौड़ना है, और कितने मिनट में दौड़ना है, तो 5 मिनट में दौड़ना है। तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोग सब लोग समझ लीजिएगा कि हमें भी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है और 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है, बिल्कुल नहीं। आप जो मेल हैं, जो कि ऑल कैंडिडेट में आते हैं, बाकी लद्दाख रीजन को छोड़ के अदर जो भी कैंडिडेट यानी कि कहीं से भी आते हैं, बिहार से या कहीं भी और कोई स्टेट से आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर महिलाओं को 8.1 मिनट में जाना होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर है। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहा। जैसे ही आप इसको पास करेंगे तो आपको इसके थ्रू गुजारा जाएगा, यानी कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाएंगे और उसमें हाइट आपका और चेस्ट मापा जाएगा। अगर आप यहाँ चीजों को फुलफिल करते हैं तो फाइनली आप इसमें फिट और सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, हाइट। तो हाइट कितना होना चाहिए, तो जो मेल के लिए या जनरल हो या ओबीसी हो, उनके लिए जो हाइट है आपके पास ईडब्ल्यूएस हो, 170 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। अगर वो महिलाएं हैं तो उनका जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो जैसे ही आप हाइट देख लिए हैं, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपका फिर चेस्ट मेजरमेंट होगा अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। यानी कि अगर आपका चेस्ट 80 होगा तो आप 5 सेंटीमीटर जो है उसको और एक्सपेंड करेंगे तो पूरा 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। आगे हाइट रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, तो ध्यान रखना है कि जो मेजर चीज था हम उसको उठाए हैं। हाइट रिलैक्सेशन एसटी वालों को मिलेगा, और एसटी वालों के मेल के लिए आप देख रहे होंगे कि 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए ये हाइट। मैंने सारी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की है और हर एक चीज पर बातों को अच्छे तरीके से समझाया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये बातें पूरी तरह से समझ में आएंगी, और अगर आप इसको बीच में स्किप करेंगे तो शायद कुछ भी ना समझ में आए। तो एक काम करेंगे, आप हमको देखेंगे, सिलेबस को अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद उस पर अब तैयारी में बहुत कम समय लगा है, तो आप अपनी तैयारी के लिए बहुत सा किताबों को यूज कर सकते हैं, और जो जो बुक इंपॉर्टेंट होंगे, तो अगर समय मिला तो फिर मैं इसके सिलेबस की जानकारी भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, और सिलेबस के साथ साथ कौन कौन सी किताबें जो पढ़नी हैं और कौन कौन सी किताब को प्रेफर करना है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। बाय।